लेकिन वो लड़का मुझे बार बार चुप रहने को कहने लगा। उसने मुझे इशारा किया कि ऊपर कैमरे लगे हुए हैं, इसलिए मुझसे यहाँ पर बात मत करो, इस तरह इशारे मत करो, साधारण तौर पर शांत होकर बात करो। मैं उससे जानना चाहता था वो इतना ज़्यादा डर क्यों गया है, क्या उसे ये सब पता है। उसके बाद वो मुझे बाथरूम के करीब ले गया। वहाँ पर कैमरों से सही तरह से रिकॉर्डिंग नहीं होती थी, वो कैमरा शायद ख़राब था। वहाँ पर मैं उससे बात करने लगा और वो भी मुझे कहने लगा, तुम्हें ऊपर वाले कमरों में क्या होता है उसकी जानकारी नहीं होनी चाहिए। यहाँ खास तौर पर बताया जाता है ऊपर वाले कमरों में क्या चल रहा है हमें नहीं जानना है। हमारा काम बस नीचे वाले कमरों के लिए ही है। ऊपर से जब भी कोई नीचे आए हमें सिर्फ उसे बाहर तक लेकर जाना है, ऊपर हमें उनके साथ नहीं जाना है। मैंने कहा नीचे वाले कमरे 6-6 महीने साल साल के लिए बुक हैं। इस होटल में कमाई कैसे होती है और पिछले कमरे से कहाँ से लोग आते हैं, वो पीछे वाला दरवाज़ा कहाँ निकलता है, क्या कभी जानने की कोशिश की है। वो मुझे कहने लगा, यहाँ होटल की ज़्यादा जानकारी नहीं लेनी चाहिए हमें, वरना हमें काम से निकाल दिया जाएगा और हो सकता है उससे भी ज़्यादा बुरा हो। मालिक ने कहा था एक बार कि हम पर केस किया जा सकता है अगर हम इस होटल की खुफिया जानकारी बाहर तक लेकर जाते हैं। इस होटल में कई सरकारी काम होते हैं लेकिन छिपकर। ये बात मैं तुम्हें बता रहा हूँ, किसी से ये बात करना मत। उसकी बातें सुनकर मेरे होश उड़ चुके थे। मैं इसकी जानकारी तो चाहता था लेकिन उसने अब डरा कर रख दिया था, इसलिए मैं रिसेप्शन वाली सीट पर जाकर बैठ गया। अब मैं इंतज़ार कर रहा था कि कोई ना कोई यहाँ पर आएगा ज़रूर, लेकिन मेरा पूरा दिन गुजर गया। ना तो सामने से कोई आया और ना ही पिछले उस दरवाजे से कोई आया। वो दरवाजे से शायद रात को ही कोई यहाँ अंदर आ सकता था। पूरा दिन मैं इंतज़ार करता रहा और दिन के वक्त ही मुझे नींद आती रही। कई बार 1-1, 2-2 घंटे के लिए मैं सो जाता। अपने आप मेरी नींद खुलती, कोई मुझे तंग तक नहीं करता। मालिक ने कहा हुआ था अगर दिन के वक्त कभी नींद आ जाए तो तुम सो सकते हो। दिन के वक्त यहाँ बहुत कम गेस्ट आते हैं, लेकिन नाइट गेस्ट, उन्हें संभालना हमारा फ़र्ज़ है, वो सबसे ख़ास हैं। पूरा दिन इसी तरह से निकल गया। उसके बाद रात के 9 बजे होंगे, पीछे का दरवाज़ा खुला। वहाँ से नीले रंग की रोशनी निकल रही थी। दरवाज़ा खुलते ही एक 10 साल का बच्चा चलता हुआ मेरे पास आया। उसके हाथ में एक बैग था और वो बैग बिल्कुल खाली था। वो चलता हुआ मेरे पास आया और उसने चाबी की तरफ इशारा किया। मैंने वो चाबी उसे पकड़ा दी। वो मुझे गुस्से से देख रहा था और भागता हुआ वो ऊपर चढ़ गया। मैं अब जानना चाहता था वो कहाँ पर जा रहा है। मैंने भी धीरे धीरे उसका पीछा करना शुरू कर दिया। मैं कैमरों की नज़र से भी बचना चाहता था और अब जान गया था कैमरे कहाँ कहाँ तक देख सकते हैं और किस बहाने से मैं ऊपर तक पहुँच सकता हूँ। अगर मैं सीधा उस गलियारे से आगे बाथरूम की तरफ जाऊं तो हर किसी को लगेगा कि मैं बाथरूम के अंदर घुसा हूं, लेकिन वो सीढ़ियां पास में ही हैं। वो दरवाजे को खोलते ही वो गलियारा बिल्कुल बंद सा हो जाता है। इतना चौड़ा दरवाज़ा है उस बाथरूम का और वो कैमरे आगे तक नहीं देख सकते। दरवाज़ा खुला हो और एकदम से छलांग लगाकर मैं सीढ़ियां पर चढ़ जाऊं तो किसी को पता तक नहीं चलेगा कि मैं सीढ़ियों की तरफ गया हूं। इसी तरह बचता बचता मैं तीसरी मंजिल तक गया था। वहाँ वो कमरा था जिसकी चाबी उस बच्चे ने ली थी। वो बच्चे ने ना तो मुझे हेलो कहा था, ना ही मुझसे बात करने की कोशिश तक की थी, लेकिन मैं उसके पीछे जाता रहा। वो बार बार मुड़कर देखता और मैं एकदम से छिप सा जाता। पीछे वाला 20 नंबर कमरा, ये उसके लिए था। उसके लिए था और जैसे ही उसने चाबी घुमाई वो दरवाज़ा खुला, लेकिन उस दरवाजे के पीछे से इतनी गर्म हवा निकली जैसे अंदर आग लगी हुई हो, जैसे बाहर की तरफ थोड़ी थोड़ी रेत बिखर चुकी थी। कैसे हो सकता है ऐसा, एक दरवाजे के पीछे इतनी ठंड कि बर्फ़ बाहर आ रही हो और दूसरे दरवाजे के पीछे इतनी गर्मी, इसी के साथ रेत भी बाहर गिर रही हो। वहाँ धीरे धीरे रेत बहुत ज़्यादा गिरनी शुरू हो गई थी और ऐसा लग रहा था जैसे उस कमरे के अंदर जैसे रेत का बादल घिरा हुआ हो और आंधी चल रही हो। उसने जैसे ही दरवाज़ा बंद किया, मैं उस दरवाजे के पास जाकर उसके अंदर सुनना चाहता था। मैंने उस दरवाजे से कान लगाकर अंदर सुनने की कोशिश की, लेकिन अंदर इतनी शांति थी, इतनी शांति कि कुछ भी पता नहीं चल पा रहा था। अंदर तो गया वो, लेकिन आवाज़ बिल्कुल नहीं कर रहा,
ना जूते उतारने की आवाज़, ना सामान रखने की आवाज़, ना चाबी रखने की आवाज़। यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी हो चुकी थी। दरवाजे के पीछे से इतनी ज़्यादा गर्मी बाहर निकली थी कि पूरा गलियारा ही गर्म हो चुका था। इसके बाद मैंने देखा 13 नंबर कमरा, उसका दरवाज़ा जैसे अंदर से खोला जा रहा था और अब मैं घबरा गया था। बिल्कुल शुरू में वो दरवाज़ा था और अगर किसी ने देख लिया कि मैं यहाँ इतनी पीछे तक पहुँचा हुआ हूँ तो मैं क्या करूँगा। मैं जल्दी से भागना शुरू हो गया। वो दरवाज़ा भी खुलने वाला था। मैं छलांग लगाकर उन सीढ़ियों से ही नीचे कूद पड़ा। मेरी टांग मुड़ गई थी लेकिन आवाज़ बिल्कुल नहीं हुई। जैसे ही वो दरवाज़ा खुला उसके पीछे से थोड़ी थोड़ी ठंडी हवा आई। बिल्कुल सही सही हवा आ रही थी लेकिन बहुत पत्ते उस दरवाजे के पीछे से निकले थे। एक 40 साल का आदमी जिसने बहुत ज़्यादा कपड़े पहन रखे थे, उसने सर पर अजीब सी टोपी पहन रखी थी, वो चलता हुआ नीचे की तरफ आ रहा था और मैं भी लंगड़ाता लंगड़ाता उन सीढ़ियों से नीचे उतरा। उसके शरीर पर बहुत सारे पत्ते लगे हुए थे। मैं किसी तरह से नीचे पहुंचा और बाथरूम का वो दरवाज़ा पहले से खुला था तो मैं उसके अंदर घुसा और जल्दी से बाहर निकलने की एक्टिंग करने लगा ताकि कैमरे में ये आए कि मैं बाथरूम तो गया था लेकिन गलती से दरवाज़ा खुला छोड़ गया। अब मैं लंगड़ाता हुआ आगे बढ़ने लगा। इसके बाद वो आदमी भी अपने शरीर पर लगे वो पत्ते झाड़ने लगा था। ऐसा लग रहा था वो किसी पेड़ पर चढ़ा हो या किसी जंगल से आया हो जिस कारण उसके शरीर पर बहुत सारे पत्ते लगे हुए थे। वो बहुत ज़्यादा प्यासा भी लग रहा था, बार बार इधर उधर देख रहा था और उसने मुझसे कहा था, पानी मिलेगा, गला सूख रहा है। मैंने रिसेप्शन पर रखी वो बोतल उसे पकड़ा दी और वो पूरी बोतल गटक गया। उसके बाद वो पीछे वाला दरवाज़ा देखने लगा। चलता हुआ वो पीछे के दरवाजे की तरफ जा रहा था और तभी मैंने उससे सवाल करने का मन बना लिया था। मैंने उससे कहा, सर आपको चोट लगी लगती है, मैं आपका इलाज करवा सकता हूँ, आप बाहर जाने से पहले इलाज करवाना चाहेंगे? वो पीछे मुड़ा, मेरी तरफ देखकर मुस्कुराने लगा और उसने अपनी शर्ट के 2 बटन खोल दिए थे। उसकी छाती पर बहुत बड़ा कट का निशान था जिससे खून बह रहा था। शरीर पर पत्ते लगे हुए थे, शायद वो किसी पेड़ पर चढ़ा होगा और कोई चीज़ उसकी छाती में घुस गई होगी। उसके चेहरे पर भी छोटे छोटे कट के निशान, अब थोड़ा थोड़ा खून बाहर की तरफ बहा रहे थे लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान थी जैसे उसे दर्द हो ही ना रहा हो। मैं सोच में पड़ गया था। उस बड़े छाती के कट को देखकर मैं घबरा कर उससे बोला, सर आपको इमरजेंसी की ज़रूरत है, खून ज़्यादा बह रहा है, चोट बहुत ज़्यादा लग चुकी है। लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान थी और मुस्कुराते हुए उसने कहा, चोट ही तो लगी है, मुझे कुछ नहीं होगा। अगर मेरा सर भी कटा हुआ होता तो भी मुझे कुछ नहीं होता। उसने बस ये कहा था, मैं सन्न सा हो गया था। अब उससे सवाल करूं भी तो क्या करूं, उससे क्या कहूं, कहाँ लेकर जाऊंगा? वो तो घबरा ही नहीं रहा। उसने अपना सर आगे की तरफ घुमाया, वो दरवाज़ा खोला। अंदर से अब जैसे नीले रंग की रोशनी और लाल रंग की अलग अलग सी रोशनी अलग अलग कोनों से बाहर की तरफ पड़ रही थी। वो कमरा अजीब सा था और उसके आगे और दरवाज़ा। उसने पहले ये दरवाज़ा बंद किया और अंदर से एक और आवाज़ आई जो शायद अगले वाले दरवाजे को खोलने की थी। ऊपर बहुत बड़ा साइन बोर्ड भी लगा हुआ था कि इन दरवाज़ों को कभी नहीं खोलना है, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं अब घबरा कर अपनी सीट पर आकर बैठ गया था लेकिन दिमाग में ख्याल बहुत सारे थे। उसे इतनी चोट लगी हुई थी फिर भी वो यहाँ से चला गया। वो गया कहाँ होगा? उस पीछे वाले रास्ते से कहाँ जाया जा सकता है? मुझे पता तो लगाना ही होगा। अब मैं सही से पता लगाने के लिए प्लानिंग करना शुरू कर गया था। मुझे पहले ये पता लगाना होगा कि ये जो कैमरे लगे हुए हैं इसकी रिकॉर्डिंग कहाँ पर होती है। कुछ समय के लिए अगर मैं रिकॉर्डिंग बंद कर दूं तो मैं जान पाऊंगा पीछे जाकर वो दरवाज़ा कहाँ खुलता है। क्या नीचे कोई टनल है जिसके सहारे ये कहीं दूर निकल जाते हैं? क्या पीछे से कोई सड़क लगती है जहाँ से ये आते हैं ताकि किसी को पता ना चल सके? क्या ये किसी तरह के क्रिमिनल हैं जो यहाँ आकर कुछ करके जाते हैं? मुझे अब ये जानना था। वहाँ मैं होटल में घूमने लगा। मैं नीचे घूमता गया और अलग अलग कमरों में देखता गया। वहाँ एक सिक्योरिटी रूम भी था लेकिन सिक्योरिटी गार्ड यहाँ पर कोई नहीं था। जैसे ही मैं उस कमरे के अंदर गया, पीछे बहुत बड़े CPU रखे हुए थे और कंप्यूटर लगे हुए थे। नीचे मैं जान गया था कैमरे की रिकॉर्डिंग यहीं पर हो रही है। सामने स्क्रीन पर सारे कमरों की, सारे गलियारों की रिकॉर्डिंग चल रही थी। वो कैमरे काम कर रहे थे। मैंने नीचे जाकर वो बटन दबा दिया और सारे कैमरे बंद। अब मैंने सोचा था कि कैमरों को 15 मिनट तक बंद रखूंगा और 15 मिनट में ही ये काम मुझे निपटाना होगा। मुझे इस होटल के पीछे जाकर देखना होगा। यहाँ बहुत सारी कंटीली तारें लगाई हुई थी, बाड़ लगाए हुए थे, पीछे दीवार बनाई हुई थी, लेकिन पीछे जाने का कोई तो रास्ता होगा ही ना। मुझे अब बस यही देखना है।
यहाँ कोई रास्ता सामने से तो दिख नहीं रहा था। बड़े बड़े बाड़ों को पार नहीं किया जा सकता था, कंटीली तारों को भी पार नहीं किया जा सकता था, उन्हें काट कर ही पीछे जाया जा सकता था। मैं होटल के बाहर निकल गया। अब पूरी दीवार को घूम कर मैं पीछे तक पहुंच गया था। पीछे वो दीवार लगभग 12 फुट ऊंची थी, लेकिन उस दीवार पर छोटे छोटे छेद बने हुए थे। पहले से मैं खेलों में बहुत ज़्यादा फुर्तीला रहा हूँ, इसलिए इन छेदों में पैर फंसाकर मैं ऊपर तक चढ़ सकता हूँ। लेकिन परेशानी ये थी, मेरे घुटने में चोट लग चुकी थी। फिर भी मैंने हिम्मत दिखाई। पीछे से उस दीवार पर मैं चढ़ गया था। दीवार पर चढ़ते ही उस दीवार से नीचे उतरने का रास्ता और भी आसान था। पीछे बहुत सारी ईंटें पड़ी थी, लेकिन मेरा दिमाग तो ये सोचने में असमर्थ हो चुका था, यहाँ सब कुछ बंद है तो पीछे से कहाँ से आते हैं, वो सब कहाँ से आते हैं, ये जवाब कौन देगा मुझे। मैं उस दीवार को फांद कर अब इस साइड आ चुका था। ये होटल की पिछली साइड थी और ये दरवाज़ा इसी तरफ खुलना चाहिए, लेकिन यहाँ पर बस दीवार और एक खिड़की। यहाँ तो कोई दरवाज़ा है ही नहीं। कहाँ से आते हैं वो सब? क्या नीचे कोई टनल है? यकीनन टनल ही होगी। इसके बाद वो खिड़की काफ़ी नीचे थी, लेकिन वहाँ कोई जंगला नहीं लगा हुआ था। अगर मैं किसी तरह से खिड़की को खोलूँ तो मैं वहाँ पर जा सकता हूँ। ये खिड़की किस तरफ जाती है मुझे जानना है। मैं उस खिड़की को खोल बैठा था और जैसे ही मैं उस खिड़की को खोलकर पीछे की तरफ गया, ये वो कमरा था, वो काला कमरा, और एक तरफ आगे जाने वाला दरवाज़ा, एक तरफ पीछे जाने वाला दरवाज़ा। यहाँ तो मैं हैरान हो चुका था। आगे जाने वाला दरवाज़ा तो चलो होटल के अंदर जाता है, पीछे जाने वाला दरवाज़ा यहाँ पर क्यों लगाया हुआ है? यहाँ तो बस एक दीवार है ना, दीवार पीछे से जो बंद है। यहाँ जो भी आता है वो दीवार को पार कैसे कर जाता होगा? मेरा दिमाग घूमने लगा था, मैं पागल हो सकता था। मैं उस खिड़की से बाहर आ गया क्योंकि समय हो चुका था। दोबारा कभी सोचूंगा क्या करना है, क्या मेरी सोच से बाहर है ये जो यहाँ पर हो रहा है। मैंने वो दीवार को फांदा और दूसरी तरफ पहुँचा और भागता हुआ होटल के रिसेप्शन पर आ गया। तभी दिमाग चला कैमरे तो ऑन करने हैं। भागकर मैं उस कमरे में गया और कैमरे ऑन कर दिया, और वो लड़का जो आसपास सफाई कर रहा था उसने मुझे वहाँ पर जाते हुए देख लिया। अब वो भागता हुआ मेरे पास आया और कहने लगा, कैमरे मुझे लग रहा था कि बंद है, यहाँ एक लाल रंग की रोशनी निकलती है। जब भी कैमरे चल रहे होते हैं लाल रंग की रोशनी निकलती है। मैं कब से सोच रहा था रोशनी नहीं निकल रही। तुमने कैमरे बंद किए थे ना? अब मैं घबरा गया था। डर जैसे अंदर फैल चुका था, क्योंकि अगर ये मालिक को बता देगा तो मुझे काम से निकाल दिया जाएगा। मैं उससे कह रहा था, देखो देखो किसी को बताना मत, मैं बस ये जानना चाहता था यहाँ हो क्या रहा है, मुझे डर लग रहा है। ऐसा सुनते ही उसने कहा, तुम अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हो, तुम कुछ नहीं जान पाओगे, और मेरा यकीन करो अगर जान गए तो जिंदगी का कोई मज़ा नहीं रहेगा, तुम्हें जिंदा रहने में कोई मज़ा नहीं आएगा। ये गलती मैं कर चुका हूँ, तुम मत करना। अचानक मेरे कान खड़े हो गए थे, आंखें चमक गई थी। तो तुम जानते हो यहाँ पर क्या हो रहा है? वो पीछे वाला दरवाज़ा, वो तो बस दीवार की तरफ निकलता है। इसका मतलब वो काला कमरा, वो बस वहाँ पर बैठ जाते होंगे। जब मैं रिसेप्शन पर आता होऊंगा तब वो उस दरवाजे को खोलकर वापस आ जाते हैं, या क्या होता है मैं जान नहीं पा रहा। तुम्हें सब पता है।
पता है, उसने हाँ में सर हिला दिया था, लेकिन मुझे कहा था मैं कभी तुम्हें बताऊंगा नहीं और जानने की कोशिश मत करना। मैं मालिक को बताने वाला हूँ, अब तुम्हें यहाँ से निकाल दिया जाएगा। यकीन करो, तुम्हें यहाँ निकाला जाना बहुत अच्छा है। तुम अपने अंदर जो क्यूरोसिटी बनाकर रखे हुए हो वो तुम्हें नर्क की तरफ ले जा रही है, यकीन करो। ये कहते ही वो दूर चला गया था। मैं उससे माफ़ी मांग रहा था, उसे रोकने की कोशिश कर रहा था, वो रुक नहीं रहा था। मैं जान गया था कल सुबह तक वो मालिक को बता देगा, मुझे यहाँ से निकाल दिया जाएगा और उससे पहले ही मुझे जो करना है वो करना होगा, तभी बच पाऊंगा। क्या करूं मैं? अगर मैं सारी सच्चाई जान गया तो शायद मुझे यहाँ पर रखा जाएगा। वैसे भी ये सारी सच्चाई जानता है, ये भी तो यहीं पर है, इसने गलती की है, फिर भी ये बच पाया है, तो मुझे ये सब जानना ही होगा। इसके बाद मैं मोबाइल खोलकर रात के वक्त ही ये देख रहा था कि करूं तो क्या करूं। लेकिन अचानक, मेरी आदत है, मैं न्यूज़ बहुत ज़्यादा देखता हूं। दुनिया में क्या हो रहा है ये जानने की इच्छा मुझे हमेशा रहती है। और विदेशों की न्यूज़ रात के वक्त भी आप देख सकते हैं। किसी दूसरी जगह जब दिन होता है तब हमारे रात होती है। भले ही रात को यहाँ पर कम घटनाएं होती हैं, लेकिन दूसरे देशों में बहुत सारी घटनाएं होती हैं। इजिप्ट की खबर ने मुझे हैरान कर दिया था। एक 10-12 साल के बच्चे ने बहुत सारे और लोगों को मार दिया था। एक छोटे से हथियार से उसने कई बच्चों को मारा, कई बड़े आदमियों को मार दिया और उसके बाद उसने उस चाकू को अपने सर में घुसा लिया और उसकी मौत वहीं पर हो गई। मैं हैरान था उस तस्वीर को देखकर। ये वो लड़का था जो ऊपर वाले कमरे में गया था। यहाँ हो क्या रहा है? यहाँ हत्यारे आ रहे हैं, लेकिन
वो हत्याएं यहाँ नहीं कर रहे, कहीं दूर कर रहे हैं, जहाँ तक इतने समय में पहुँचा नहीं जा सकता। हैरान परेशान मैं सोच में पड़ा हुआ था, करूँ तो करूँ क्या। अब समय बीता जा रहा था और मुझे सच्चाई जानने के लिए ऊपर वाले कमरों के अंदर जाना होगा। क्या सामान रखा है वहाँ पर, देखूं तो सही। हत्यारे यहीं पर आते हैं, ऊपर वाले कमरे में ठहरते हैं, उसके बाद पीछे वाले दरवाजे से कहीं चले जाते हैं, आते भी तो वहीं से हैं। मैं जल्दी से उन सीढ़ियों में चढ़कर ऊपर वाले कमरों को खोलने की कोशिश कर रहा था। कुछ की चाबियाँ मेरे पास थी। मैंने एक चाबी निकाली और मैंने रैंडमली ही इस चाबी को चूज़ किया था। मैं जैसे ही तीसरी मंजिल पर गया, वहाँ पर 16 नंबर कमरा था। मैंने ठान लिया था 16 नंबर कमरा खोलूंगा और देखूंगा इसके पीछे क्या है। मैंने उस चाबी को घुमाया, 16 नंबर कमरा खोला। जैसे ही मैंने कमरा खोला, सामने सड़क थी। ये अंधेरे का ही समय था, लेकिन उन बिल्डिंग्स को मैं पहचान सकता था। मैं बेल्जियम का रहने वाला हूँ, लेकिन इस बिल्डिंग को मैं पहचान सकता था। मैं यहाँ पर पहले भी आ चुका हूँ, लेकिन असंभव है जो मेरी आंखों के सामने है। ये लंदन की बिल्डिंग थी। एक दरवाजे को खोलते ही मैं लंदन में कैसे पहुँच गया, मैं हैरान और परेशान था। मैंने वहाँ चलकर आगे जाने के लिए ठान लिया था। मैं लगभग आधे किलोमीटर तक आगे गया। वो बिल्डिंग्स वही थी। मैं लंदन में ही था या उसकी नकल इतनी बड़ी कैसे एक कमरे में बनाई जा सकती है। हैरान परेशान सोच में पड़ा हुआ था मैं। जल्दी से मैं भागकर पीछे पहुंचा। चाबी मेरे हाथ में थी, लेकिन वो दरवाज़ा जहां से खुला था, ये एक और बिल्डिंग का दरवाज़ा था। बहुत अजीब सा दरवाज़ा। मैंने चाबी उसमें घुमाई। जैसे ही दरवाज़ा खुला, वहाँ मैं अपने होटल में पहुँच गया। मैं अब सोच में पड़ गया था, करूं तो करूं क्या। मैं जल्दी से भागकर रिसेप्शन पर पहुंचा। वहां एक और चाबी उठाई। अब मैंने 13 नंबर चाबी उठाई थी। इसके बाद जल्दी से भागता हुआ मैं 13 नंबर कमरे को खोलने के लिए गया। मैंने वो 13 नंबर कमरा खोला। सामने दिन का वक्त था। ये कोई और देश था, रेगिस्तानी देश। हवा में रेत, वहां जमीन पर भी रेत दिख रही थी। ये कोई अरब का देश था। मुझे ये भाषा थोड़ी थोड़ी आती है। वहाँ लोग सड़कों पर घूम रहे थे। काफ़ी आगे तक चलकर गया मैं और एक आदमी से पूछा, ये कौन सी जगह है। उसने मुझे शहर बताया और वो शहर भी पहचान में नहीं आ रहा था। अब उससे मैं पूछ रहा था, ये प्रोविनेंस कौन सी है। वो मेरे चेहरे की तरफ देखने लगा। मैं उसे हैरान नहीं करना चाहता था, लेकिन एक कमरे में इतने सारे लोग कैसे हो सकते हैं। मैं आगे गया। आगे वहाँ अखबार पड़ी थी। उस पर मुझे जिस देश की आकृति दिखी वो था इजिप्ट। मैं इजिप्ट में था, उनकी सड़कों में घूम रहा था। यहाँ पर रेत की आंधी आती है, इसी कारण इस कमरे से वो रेत निकल रही थी। मैं फिर से पीछे मुड़ा। वो दरवाज़ा मैंने बंद कर दिया। मैं सोच में पड़ा हुआ था, इस होटल में क्या हो रहा है। ये चाबियाँ चमत्कारी हैं या ये दरवाजे चमत्कारी हैं। इन दरवाज़ों को खोलते ही आप दूसरे देश में पहुँच जाते हैं। लेकिन रहस्य तो ये है, वो लोग कहाँ से आते हैं। क्या इन देशों से आते हैं? हमारे होटल में क्यों रहने आते हैं? इस सवाल का जवाब चाहिए था। मन में खुशी तो बहुत थी। जिंदगी में पहली बार अगर आपने चमत्कार देखा हो तो आपके होश उड़ जाते हैं। मेरे होश भी इसी तरह से उड़े हुए थे। इसके बाद मैं भागकर रिसेप्शन पर पहुंच गया। मुझे अपने सारे सवालों के जवाब मिल गए थे। यहाँ पर वो लोग आते हैं जिन्होंने कहीं पर जुर्म किया होता है। वो यहाँ आते हैं, छिपकर रहते हैं। उन्हें इन चमत्कारी दरवाज़ों के बारे में पता है। इन चाबियों से उन दरवाज़ों को खोला जाता है जो दूसरे शहरों में पहुँचते हैं। लेकिन इसे बनाया कैसे गया होगा? कैसे ये चमत्कारी दरवाजे बनाए हैं? क्या पुरानी कोई तकनीक से बनाए हैं? मैं पहले से मानता था जादू होता है, लेकिन छिपा हुआ होता है। आज मुझे जवाब मिल गया था। मेरे चेहरे पर मुस्कान थी। तभी पीछे वाला वो दरवाज़ा खुला और उससे एक औरत चलती हुई बाहर आई। उस औरत ने अपने शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं पहन रखा था। उसे देखते ही मैंने भी अपनी नज़रें झुका ली। भले ही ये कोई औरत थी जिसने कपड़ा ना पहना हो, लेकिन ये नाइट गेस्ट थी जो पीछे वाले दरवाजे से आई थी। और ये खास गेस्ट हैं, हमें बताया गया था। मैंने नज़रें नीचे झुका रखी थी और हंसती हुई वो मेरे करीब से निकल गई।
उसने वो चाबी खुद उठाई। ये चाबी थी 15 नंबर कमरे की। वो अब 15 नंबर कमरे की तरफ जा रही थी और ऊपर चलती हुई गई और दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई और मैं वहीं रिसेप्शन पर बैठा हुआ था। मुझे मेरे सवालों के जवाब मिल गए थे, लेकिन कुछ सवाल बड़े अजीब से थे। आखिर इसने कपड़े क्यों नहीं पहने थे? और वो आदमी जिसके शरीर पर बहुत चोट के निशान थे, वो हंस रहा था, उसका जवाब मुझे कब मिलेगा? और वो बच्चा जिसने इतने कत्ल कर दिए और खुद भी मारा गया, क्यों यहाँ कातिल आते हैं जो दूसरे देशों में जाते हैं, लोगों को मारते हैं, और खुद मरने की कोशिश क्यों की होगी उसने, जब उसे पता था दरवाजे से वो भाग सकता है? कोई पता ही नहीं कर पाएगा कि वो दूसरे देश में है, यहीं छिपकर रह सकता था। खुद को क्यों मारा उसने? मैं ये जानना चाहता था और शायद सवाल का जवाब मुझे उस पीछे वाले दरवाजे से ही मिलेगा। मेरी टांगें कांप रही थी, मेरे दिल की धड़कन तेज थी। शायद इसके लिए मुझे दोबारा कभी माफ़ ना किया जाए। शायद यहाँ काम करने वाला वो लड़का भी उतना ही जानता है जितना मैं जान गया हूँ ये चमत्कारी दरवाज़ों के बारे में। फिर भी पीछे वाले दरवाजे का राज मुझे पता करना है। ये दरवाज़ा कहाँ खुलता है? कौन से देश में? किस जगह पर? जंगल है या कोई ऐसी जगह जहाँ कोई कपड़े नहीं पहनता? बाकियों ने तो कपड़े पहने थे, इस औरत ने कपड़े क्यों नहीं पहने थे? मुझे इसका जवाब चाहिए। अब पीछे वाले दरवाजे की तरफ मैं चल पड़ा था। इस पर कोई चाबी नहीं लगती, ये अपने आप खुलता है। जल्दी से मैं भागता हुआ पीछे गया। मैं उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करता रहा, मैं हैंडल घुमाता रहा, वो दरवाज़ा नहीं खुल पा रहा था। शायद वो दूसरी तरफ से ही खुलता है। अब करूं तो करूं क्या? मैंने पूरी कोशिश कर ली। उसके बाद मैंने सोचा हुआ था कोई और इस दरवाजे से आएगा ही। मैं दरवाजे के पास खड़ा हो गया। मैं उस दरवाजे के पास 3 घंटे तक खड़ा रहा था। रात का वक्त था और शायद समय 4 बजे के करीब का होगा। मैं वहाँ पर खड़ा रहा और उस दरवाजे के अंदर से एक और आदमी निकला जिसका कद 7 फुट के करीब था। उसने अपना सर नीचे की तरफ झुकाया और उस दरवाजे से बाहर आया और आगे की तरफ चल पड़ा। जैसे ही वो आगे पहुंचा था, मैं उस दरवाजे के खुले होने का फ़ायदा उठाकर उस दरवाजे के अंदर घुस गया था। ये वो काला कमरा था। सामने वाला दरवाज़ा भी थोड़ा थोड़ा खुला हुआ था, वो बंद हो रहा था। मैं जल्दी से जाकर हाथ बीच में फंसाकर उसे रोक पाया था। अब मेरे दिल की धड़कन इतनी ज़्यादा तेज़ थी कि मैं बता नहीं सकता। अपना जूता मैंने पीछे वाले दरवाजे के बीच फंसाया हुआ था। कहीं ये दरवाज़ा बंद हो गया तो मैं बाहर ही नहीं निकल पाऊंगा। यहाँ वो खिड़की भी दिख नहीं रही थी जो पीछे वाली उस दीवार के अंदर बनी हुई थी। मैं इसी काले कमरे के अंदर आया था या किसी और काले कमरे के अंदर पहुंचा था? यहाँ तो कोई खिड़की नहीं है। बहुत सारे सवाल मेरे दिमाग में घूमे जा रहे थे और अब मुझे इस दरवाजे के पार जाना था। ये वो दरवाज़ा है जिसके पीछे से सब आते हैं और यहाँ से अजीब सी हवा आ रही थी। शरीर ना ठंडा हो रहा था ना गर्म हो रहा था। मेरे शरीर पर ये कपड़े लहरा रहे थे और क्या बयां करूं मैं उस दृश्य को। मेरा शरीर जैसे बिखर रहा था रेत की तरह। जैसे ही मैं उस दरवाजे के अंदर अपनी उंगलियां थोड़ी सी घुसाता, मेरी उंगलियां रेत की तरह बिखर सी जाती। जैसे छोटे छोटे कण हवा में उड़ने लगते, मेरा शरीर बिखर सा जाता। जैसे ही मैं उंगलियां खींचता, वो एक आकार में आती और उंगलियां दिखने लगती। मैं समझ नहीं पा रहा था ये कैसा चमत्कार है। यह दरवाज़ा कहाँ जाता है? शायद इसे पार तो करना होगा। सामने से अजीब नीले और लाल रंग की रोशनियां निकल रही थी, लेकिन ये रोशनियों के पार कुछ दिख नहीं रहा था। हिम्मत की मैंने, उस दरवाजे के पार गया और पार जाते ही मेरा शरीर जैसे हवा में धुएं की तरह घुल गया। वो एक आकार में नहीं रहा, वो जैसे वहाँ पर घुल गया था और छोटे छोटे हिस्सों में बिखर गया था, कणों के रूप में। वहाँ अंधेरा था भी, रोशनी भी थी। क्या बयां करूं मैं? ना भूख लग रही थी ना प्यास। मैं उस जगह के हर कोने में पहुंच रहा था। मुझे अंतरिक्ष नज़र आ रहा था, मुझे धरती नज़र आ रही थी, मुझे हर कण के अंदर नज़र आ रहा था, हर कण के बाहर नज़र आ रहा था। मैं हर किसी की आवाज़ सुन पा रहा था और ऐसा भी लग रहा था मैं असली नहीं हूँ,
मुझे बहुत सारे ग्रह, बहुत सारी गैलेक्सीज नजर आने लगी और मेरी आंखें चुंधियाने लगी थी, जबकि आंखें मौजूद तक नहीं थी। दृश्य दिख रहे थे, हर जगह मौजूद होने का वो अलग सा एहसास। और अचानक मेरा सर दर्द होने लगा। मेरे सर के अंदर से जैसे रोशनी बाहर की तरफ निकल रही थी और अचानक मैं शरीर में वापस पहुंचा। मैंने आंखें खोली। मैं एक कैप्सूल में था। मेरे शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था और ये शरीर भी मेरा नहीं था। मैं जैसे किसी औरत के शरीर में था। वहां उस कैप्सूल में हाथ लगाते ही मैं उसके बाहर निकल आया था। बाहर हर चीज अजीब सी थी, धुंधली धुंधली सी, और वहां कई लाइनें जैसे पाइप की तरह दिख रही थी जो एक दूसरे के अंदर जा रही थी। सही तरह से समझ ही नहीं आ रहा था। ये अलग सा दृश्य। सामने स्क्रीन भी लगी हुई थी, लेकिन मैं हर चीज को पार कर रहा था। मैं दीवारों के पार जा रहा था। वहां पर मुझे कई लोग दिख रहे थे, जो दूर थे या करीब थे, मैं समझ नहीं पा रहा था। दीवारों के पार जाने की क्षमता मुझे अजीब सा दृश्य दिखा रही थी। मुझे मेरी टांगें दिख रही थी, लेकिन बार बार वो लंबी होती और छोटी हो जाती। वहां मुझे सामने कई लोग भी दिख रहे थे और उनकी संख्या अनंत थी। अब वहां वो लोग मुझे पकड़ने के लिए आ रहे थे, लेकिन मैं बता नहीं सकता। जैसे हम इंसान 3 आयामी दुनिया में रहते हैं। हमारा शरीर एक आकार में होता है, लेकिन उनके शरीर जैसे आकार में नहीं थे। ना मेरा शरीर एक आकार में था। जैसे मेरा शरीर कई किलोमीटर तक फैला हो, लेकिन मैं फिर भी उसे छोटी जगह में संजो पा रहा था। वहां सामने लोग तो बहुत संख्या में थे। मैं समझ नहीं पा रहा था वो मेरे करीब हैं या दूर हैं। बार बार मैं आंखें बंद करता और आंखों के पार भी दिखने लगता। मेरी आंखें 2 थीं या बहुत सारी, मैं ये भी समझ में नहीं पा रहा था। लेकिन मेरा शरीर भी इंसान जैसा दिखता और अचानक फैल सा जाता। वहाँ मैं चकराने लगा था। मुझे अजीब अजीब से एहसास होने लगे थे और वहाँ जैसे कई लोगों ने मुझे पकड़ा हो। छूने का एहसास था वो। उनमें से किसी ने कपड़े नहीं पहन रखे थे, लेकिन उनका शरीर भी बार बार रूप बदले जा रहा था। कभी मुझे कोई औरत नजर आती तो कभी वो मर्द का रूप ले लेती, कभी छोटे बच्चे के रूप में तो कभी कोई अजीब सी आकृति बन जाती। वहाँ वो पानी की तरह लग रहे थे और वहाँ उन्होंने दोबारा मुझे पकड़कर उस कैप्सूल में अंदर घुसा दिया और उसके बाद कैप्सूल के अंदर से वो रोशनी निकली और अंधेरा छा गया। मैं धक्के से उस दरवाजे के पार दोबारा उस काले कमरे में था और बहुत ज़्यादा डरा हुआ, घबराया हुआ। शरीर के मेरे कपड़े जैसे गायब हो चुके थे। मैं बिल्कुल नग्न अवस्था में था और वापस दरवाज़ा खोलकर भागा था। मैं रिसेप्शन की तरफ जा रहा था। यहाँ जो कपड़े हैं वो एक कमरे में रखे होंगे, मुझे पहले वो कपड़े पहनने होंगे। जैसे ही मैं उस गलियारे के आगे से निकल रहा था, वहाँ मुझे वो काम करने वाले लड़के ने देखा था। मैं अब भी बहुत सवालों के जवाब चाहता था जो मुझे नहीं मिले थे। मुझे इस अवस्था में देखकर वो बहुत ज़्यादा डर गया था और वो सिक्योरिटी रूम की तरफ भागा, जबकि मैं अपने कमरे की तरफ भागा। अपने कमरे में बैठा मैं रोए जा रहा था, क्योंकि मैं समझ नहीं पाया अपनी नौकरी कैसे बचाऊंगा। ये मैंने क्या देखा है? मैं कहाँ गया था? ये कौन सी जगह है? क्या मैं किसी और ग्रह में पहुंच गया था? क्या मैं चांद या मंगल ग्रह में पहुंचा था? क्या वो एलियन थे? लेकिन कैसे थे वो? मैं वहाँ बैठे हुए कपड़े भी पहन रहा था और सोच भी रहा था। तभी दरवाज़ा खुला और वो काम करने वाला मेरे पास आया। वो मुझसे बात कर रहा था और उसने मुझे जो जो जवाब दिए, सवाल खत्म हो चुके थे और सोचने की क्षमता भी। उसने मुझे सीधा कह दिया, तुम्हें कहा था उस दरवाजे के पार मत जाना। तुम पहुंच गए वहां पर, अब तुम वापस नहीं आ सकते। मैंने कहा, मैं बस जानना चाहता था, मुझसे गलती हो गई, मुझे इस काम से मत निकालो। उसने कहा, अब ये तुम पर होगा कि तुम ये काम करना चाहते हो या नहीं। वो तुम्हें नहीं निकालेंगे, शायद तुम ही यहाँ से जाना चाहोगे। मैंने कहा, मैं क्यों जाना चाहूँगा? इससे ज़्यादा अच्छी तनख्वाह मुझे नहीं मिलेगी, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ वो लोग कौन थे। क्या यहाँ ये चमत्कारी दरवाजे एलियंस के पास लेकर जाते हैं? वो पीछे वाला दरवाज़ा, वो तो जैसे किसी और ही दुनिया में ले गया था। उसने मुझे जवाब दिया, किसी और दुनिया में? असली दुनिया में लेकर गया वो। तुम जानते हो वो लोग यहाँ पर क्या करने आते हैं? हाँ, मैं जानता हूँ। वो दरवाजे अलग अलग शहरों में, अलग अलग देशों में खुलते हैं। वहाँ जाकर वो क्राइम करते हैं। ये क्रिमिनल हैं जो यहाँ पर आते हैं। वो हंसने लगा और कहने लगा, क्रिमिनल? तुम्हें क्या लग रहा है वो लोगों को मारने क्यों आते हैं?
क्या उन्हें खास कुछ मिलता है किसी को मार कर? तुम्हें क्या लगता है? मैंने कहा वो शायद होंगे ही कातिल और बचने के लिए यहाँ आते होंगे। उसने हंसते हुए कहा, सब झूठ है, हमारी ये दुनिया झूठ है। हम एक सिस्टम में बंधे हुए हैं, ये एक कंप्यूटर प्रोग्राम है। हमारी ये दुनिया असली नहीं है, वो असली हैं। उन्होंने हमें बनाया है, इसीलिए वो अलग अलग दरवाज़ों में आते हैं, एक शरीर में यहाँ पर आते हैं। जिस तरह हम किसी ज़ू में जाते हैं, कोई गेम खेलने के लिए जाते हैं, टिकट लेते हैं और हम वहाँ खेलकर अपने मज़े करते हैं। भले ही उस गेम में हम कई और कैरेक्टर को मारते हैं, वो भी यहाँ पर यही करने आते हैं। वो कोई क्रिमिनल नहीं है, वो यहाँ बस मज़े के लिए आते हैं। जैसे ज़ू में जाना हो, घूमते हैं, फिरते हैं, वापस चले जाते हैं। तुम जिस दुनिया में जाकर आए हो, ये उनकी दुनिया है, असली इंसानों की दुनिया। हम इंसान नहीं हैं, ये दुनिया बनावटी है। मैं भी वहाँ पर जाकर आया था। हम 3 आयामी यानी कि 3rd डायमेंशन में रहते हैं और वो हायर डायमेंशन से हमें बस गेम की तरह चलाते हैं। वहाँ मैं स्तब्ध हो चुका था। मैं ये मानने को राज़ी ही नहीं था, लेकिन उसके शब्द बहुत तीखे थे। वो उस कमरे से जा चुका था और मेरा दिमाग फटने को आ चुका था। क्या ये सच है? क्या ये दुनिया झूठी है? क्या हम बनावटी प्रोग्राम हैं, बस इस दुनिया में जी रहे हैं, हमारा कोई वजूद नहीं है? जैसे एक गेम के कैरेक्टर जो सोचने लग जाते हैं कि वो असली हैं, लेकिन असल में वो मौजूद नहीं है, हमारे द्वारा बनाए गए हैं, और हम भी बस इस प्रोग्राम में ऐसे ही कैरेक्टर हैं। क्या यही सच्चाई है? उसके बाद मैं रिसेप्शन पर चला गया था, लेकिन मेरा दिल बैठ चुका था। मुझे जैसे सच्चाई पता चल गई थी और हर किसी से मोह उठ चुका था। सच्ची जिंदगी में जीने का मज़ा होता है, हम तो झूठे कैरेक्टर हैं। तभी ऊपर वाले कमरे से एक छोटा सा लड़का आया जिसकी उम्र 15 साल होगी। वो मेरे करीब पहुंच गया था। उसने मुझसे सवाल करने शुरू कर दिए और वो सब जानता था मैंने क्या क्या किया है। वो मुस्कुराता हुआ कहने लगा, देखो, तुम्हें अपना दिल इस तरह से बैठाना नहीं चाहिए। हमने तुम्हें इसी तरह से बनाया है कि तुम सब कुछ सोच सकते हो। हम भी जीते हैं और तुम्हें भी प्रोग्राम ऐसे किया गया है कि तुम अब खुद को असली समझो। ऐसे उदास मत हो, अपनी ज़िंदगी जियो, खुश रहो। हम भी तो अपनी ज़िंदगी जीते हैं। मैंने भी उससे कह दिया, लेकिन तुम तो असली हो ना, हम बस बंधे हुए हैं, हम बस प्रोग्राम है और तुम हमें चलाते हो। उसने मेरे हाथ में हाथ रखा था और उसके बाद मेरी घबराहट कम होने लगी थी। जैसे वो कुछ कर रहा था, जैसे उसके शरीर के अंदर से कुछ जुड़ाव सा मेरे शरीर के अंदर हो रहा था। अब मुझे अच्छा लगने लगा था, लेकिन जैसे ही उसने हाथ हटाया फिर से घबराहट होने लगी। मैंने उसे कहा, तुम मुझे अपनी दुनिया में ले चलो, मैं असल में जीना चाहता हूँ। मैं जाकर आया हूँ, किसी औरत के शरीर में था शायद मैं। वो मुझे कहने लगा, तुम नहीं कर पाओगे। हमारा शरीर बहुत अलग है, हमारा दिमाग बहुत अलग है। तुम उस दुनिया को देख ही नहीं पाओगे, समझ ही नहीं पाओगे। तुम यहाँ पर ये बनावटी चीज़ें देखने के आदी हो। तुम्हारा दिमाग इस स्तर तक ही है, हमने ऐसा ही बनाया है, लेकिन उस स्तर तक तुम पहुँचोगे तो पागल हो जाओगे। दृश्य समझ नहीं पाओगे, दुनिया समझ नहीं पाओगे। तुम कभी उस स्तर तक नहीं पहुँच पाओगे और वापस भेज दिए जाओगे। यहीं के बने हो, यहीं पर जियो। ये कहकर वो उस दरवाजे के पीछे चला गया था और मैं वहाँ पर बैठा स्तब्ध। किसी सवाल का जवाब नहीं चाहता था, वो मुझे मिल चुका था। उसके बाद 1 महीने तक मैंने वहाँ पर काम किया, लेकिन अब भी मेरा मन नहीं लगता। मुझे हमेशा लगता रहता है ये सब झूठ हो, सच्चाई ना हो, लेकिन मैं सच्चाई देख चुका था। हम झूठी दुनिया में रहते हैं, सच कभी देख नहीं पाते। वो हमें चलाते हैं एक गेम के कैरेक्टर की तरह। जैसे हम एक ज़ू में जानवरों को देखने के लिए जाते हैं, वो हमें देखने के लिए आते हैं, हमारे साथ खेलते हैं और कुछ हमें मारते भी हैं। इसे वो जुर्म नहीं समझते अपनी दुनिया में, क्योंकि उन्होंने हमें बनाया है एक कैरेक्टर की तरह ही। मैं इस कहानी को किसी को बताना नहीं चाहता था, क्योंकि मुझे पता है हर कोई इस पर यकीन नहीं कर पाएगा। हम सच जानना ही नहीं चाहते। सच बहुत कड़वा होता है।